देवसार। गांव की सुबह शहरों जैसी तेज नहीं होती। यहाँ सुबह धीरे धीरे आती है, ठंडी हवा के साथ, मिट्टी की खुशबू के साथ। कच्ची गलियों में गायों की घंटियां बजती हैं। पीपल के पेड़ के नीचे बुजुर्ग अखबार पढ़ते हैं और दूर कहीं मंदिर की घंटी बजती है। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक पुरानी सी झोपड़ी है। इसी झोपड़ी में रहता था हरिदत्त। उम्र लगभग 60 साल, कमर हल्की झुकी हुई, पर आंखों में अब भी मेहनत की चमक। उसकी दुनिया में अब सिर्फ एक ही रिश्ता बचा था, उसकी बेटी पीहू। पीहू अभी 12 साल की थी, पतली सी, 2 चोटियां और आंखों में सवाल। उसकी माँ 8 साल पहले बीमारी में चली गई थी। उस दिन के बाद हरिदत्त सिर्फ पिता नहीं रहा, वो माँ भी बन गया। सुबह पीहू को उठाना, उसके बाल गूंथना, स्कूल की फीस जोड़ना और रात में उसे सीने से लगाकर सुलाना। गरीबी थी पर शिकायत नहीं। हरिदत्त अक्सर कहता, गरीबी पेट में होती है बेटी, दिल में नहीं। सूरज निकलने से पहले हरिदत्त उठ जाता और चूल्हे के पास बैठकर मसाले पीसता। धनिया, जीरा, लहसुन और थोड़ा सा देसी घी। उसका हथियार था हाथ का स्वाद। झोपड़ी के बाहर में रखा था एक पुराना ठेला, जंग लगे पहिए पर मजबूत। हरिदत्त उसी ठेले पर अपना मटन स्टू बेचता था। पीहू स्कूल जाने से पहले रोज पूछती, बाबा आज कितनी प्लेट बिकेंगी? ये सुनकर हरिदत्त मुस्कुरा देता, जितनी भगवान चाहे बेटी। जनवरी का महीना था, ठंड हड्डियों में उतर रही थी। हरिदत्त ठेले पर रखा चूल्हे पर हाथ सेक रहा था और उसके मन में हिसाब चल रहा था। पिछले हफ्ते पीहू की कॉपी उधार में ली है, अगर आज 4 प्लेट भी बिक जाएं तो पैसे चुका दूंगा। भीड़ कम थी, लोग ठंड में जल्दी जल्दी घर लौटना चाहते थे। हरिदत्त की आंखें हर आते जाते इंसान को देखतीं और फिर झुक जातीं। तभी ठेले के पास एक छोटा सा साया रुका। फटे कपड़े, नंगे पैर, ठंड से कांपता शरीर। उम्र कोई 9-10 साल। नाम था गोलू और वो धीमी आवाज में बोला, काका बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ये सुनकर हरिदत्त ने उसके चेहरे की तरफ देखा। एक पल के लिए उसे पीहू दिखी। उसने बिना कुछ पूछे कढ़ाई से पूरा कटोरा भर दिया। ये ले बेटा, गरम है, धीरे धीरे खाना। गोलू ने आंखें बंद कर लीं और खाने लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका, भगवान आपको बहुत खुश रखे। हरिदत्त ने उस मासूम बच्चे के सिर पर हाथ रखा और बोला, भगवान तुझे भूखा न रखे बेटा। कुछ देर बाद एक आदमी आया, कपड़े साफ, जूते चमकदार। नाम नरेश सिंह। उसने ठेले को देखा और फिर हरिदत्त से बोला, काका आराम करने की उम्र में आप ठेला पर काम कर रहे हैं। ये सुनकर हरिदत्त हंस पड़ा। जब तक सांस है बेटा, काम है। ठीक है काका, तो जल्दी से आप मटन खिला दो। नरेश ने मटन चखा, पहला कौर, फिर दूसरा। उसका चेहरा बदल गया और बोला, कमाल का स्वाद है काका, ऐसा मटन मैंने बड़े बड़े ढाबे में भी नहीं खाया। फिर उसने बताया कि पास के शहर रत्नपुर में उसका ढाबा है। फिर बोला, काका आप मेरे साथ चलिए, आधी कमाई आपकी और आधी मेरी। ये सुनकर हरिदत्त चौंक गया और बोला, बेटा मैं इतना बड़ा फैसला इस वक्त तो नहीं ले सकता, पर मैं इसके बारे में सोचूंगा। फिर मुझे सही लगेगा तो मैं खुद ब खुद आ जाऊंगा। ठीक है काका, जैसी आपकी मर्जी। इतना बोलकर नरेश वहां से चला गया। रात को हरिदत्त सो नहीं पाया। पीहू पास में गहरी नींद में थी और हरिदत्त पीहू के बगल में बैठकर सोच रहे थे, हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? गांव छोड़ूं या यहीं मर जाऊं? एक तरफ मिट्टी का प्यार, दूसरी तरफ बेटी का भविष्य। ये सोचकर हरिदत्त का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रात भर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। छत की टीन पर ठंडी हवा सीटी बजा रही थी। पीहू पास में कंबल में सिमटी गहरी नींद सो रही थी। हरिदत्त धीरे से उठा,
बाहर निकला और आकाश की तरफ देखकर बोले, हे ऊपर वाले, अगर बेटी का भला गांव छोड़ने में है तो मुझे हिम्मत देना। अगली सुबह पीहू स्कूल जाने को तैयार हो रही थी, तभी अपने बाबा से बोली, बाबा, आज ठेले पर जाओगे ना? ये सुनकर हरिदत्त थोड़ा रुक गया, फिर बोला, पीहू, हमें गांव छोड़ना होगा। ये सुनकर पीहू चौंक गई और बोली, क्या हमें गांव छोड़ना होगा? लेकिन क्यों बाबा? माँ की यादें यहीं हैं, मेरा स्कूल यहीं है, मेरे दोस्त यहीं हैं, फिर हमें गांव छोड़ना क्यों होगा बाबा? हरिदत्त पीहू के पास बैठ गया और बोले, बेटी, गरीबी से लड़ना है तो कभी कभी जगह बदलनी पड़ती है। ये सुनकर पीहू की आंखें भर आईं। बाबा, जहां आप रहोगे वही मेरा घर है। अगली सुबह देवसार गांव धीरे धीरे जाग रहा था। हरिदत्त ठेला नहीं ले गया, बस एक पुरानी बोरी, कुछ कपड़े और कढ़ाई, और पीहू ने झोपड़ी की दीवार छूकर बोली, माँ, हम जा रहे हैं। इतना बोलकर वो दोनों आगे बढ़ा। हरिदत्त ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो दोनों बस में बैठ गया। बस चल पड़ी। कुछ देर बाद वो दोनों बाप बेटी रत्नपुर पहुंची। वहां भीड़, शोर, गाड़ियां, धुआं, ये देखकर पीहू सहम गई। हरिदत्त ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। डर मत बेटी, यहाँ भी इंसान ही रहते हैं। नरेश सिंह वहां पहले से मौजूद था। आप आ गए काका, चलो अब काम बहुत हैं। इतना बोलकर वो सब आगे मंजिल की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद वो एक ढाबे पर आया। ढाबा हाईवे के किनारे था, सिंह भोजनालय। हरिदत्त ने कढ़ाई चढ़ाई, मसाले डाले। जैसे ही पहला उबाल आया, पूरे ढाबे में खुशबू फैल गई। रसोइये चौंक गए। भैया, ये खुशबू तो कुछ अलग है। कुछ देर बाद ढाबे पर एक ट्रक ड्राइवर आया और बोले, बाजी, कुछ दमदार देना। ये सुनकर हरिदत्त ने पहली प्लेट परोसी और ट्रक ड्राइवर ने पहला निवाला खाया ही कि उसकी आंखें चमक गई। अरे वाह पाजी, ये खाना नहीं, धुआं है, धुआं। इतना बोलकर वो ट्रक ड्राइवर बाहर जाकर चिल्लाया, भाई लोग, आज यहाँ कुछ खास बना है, जल्दी आओ। शाम तक ढाबे के बाहर लाइन लग गई। लोग पूछते, भाई, इतना स्वादिष्ट खाना किसने बनाया? ये सुनकर नरेश मुस्कुराता और कहता, भाई, हमारे काका ने। धीरे धीरे एक नाम चल पड़ा, काका वाला मटन। पीहू कोने में बैठकर सब देख रही थी। उसके चेहरे पर डर नहीं, उम्मीद थी। रात को नरेश हिसाब देख रहा था। कमाई पहले से दोगुनी थी। उसने मन ही मन सोचा, अगर काका ना होते तो ये सब नहीं चलता, लेकिन अगर मैं खुद बना लूं तो आधा क्यों दूं? अब नरेश के मन में लालच आ गया था और इधर छोटे से कमरे में पीहू जमीन पर लेटी थी। बाबा, आज लोग आपका नाम ले रहे थे। ये सुनकर नरेश मुस्कुराता और कहता, नाम से कुछ नहीं होता बेटी, नीयत सही होनी चाहिए। दूसरे कमरे में नरेश फोन पर बात कर रहा था। हाँ, रेसिपी नोट कर ली है, बस 2-3 दिन और। उसकी आंखों में अब सम्मान नहीं, लालच था, और यहीं से कहानी नई दिशा लेने वाली थी। रत्नपुर की रात शांत दिखती थी, लेकिन कुछ दिलों में तूफान चल रहा था। नरेश सिंह अपने कमरे में बैठा हिसाब की कॉपी देख रहा था। कमाई पहले से 3 गुना था। उसकी आंखों में अब खुशी नहीं थी, भूख थी। तभी वो खुद से बुदबुदाया, अगर काका को हटा दूं तो पूरी कमाई मेरी होगी। बाहर हरिदत्त कढ़ाई धो रहे थे। उनके चेहरे पर थकान थी, पर संतोष भी। अगली सुबह ढाबे पर अब तक की सबसे ज्यादा भीड़ थी। हर प्लेट के साथ एक ही आवाज, काका का मटन। पीहू कोने में बैठकर मुस्कुरा रही थी। हरिदत्त ने प्यार से सिर सहलाया और बोला, देखा बेटी, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। पर नरेश दूर से ये सब देख रहा था। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं। रात को ढाबा बंद होने के बाद नरेश ने हरिदत्त को बुलाया और उनसे कहा, काका, आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा, बोल। तभी नरेश ठंडे स्वर से कहा, काका, अब आप कल से ढाबे पर मत आइएगा। ये सुनकर हरिदत्त चौंक गए।
क्यों बेटा, कुछ मुझसे गलती हो गई क्या? तभी नरेश ने आंखें चुराते हुए कहा। नहीं काका, बस अब मैं खुद बना लूंगा। ये सुनकर हरिदत्त कुछ पल चुप रहे, फिर शांत आवाज में बोले। मैं समझ गया बेटा। तभी पीहू भी दौड़कर आई और बोली, बाबा हमने क्या किया? तभी नरेश ने सख्त लहजे में कहा, बस आप सुबह तक यह जगह छोड़ दीजिए। ये सुनकर दोनों बाप बेटी का दिल टूट गया। हरिदत्त और पीहू उसी क्षण पुरानी बोरी लेकर ढाबे से निकल पड़े। न कोई बहस, न कोई गाली। हरिदत्त ने बस इतना कहा, बेटी, मेहनत छीनी जा सकती है, इज्जत नहीं। बस में बैठते समय पीहू रो पड़ी और बोली, बाबा अब हम क्या करेंगे? तभी हरिदत्त ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, बेटी तुम चिंता मत करो, अब फिर से शुरू करेंगे। अगली सुबह नरेश पूरे जोश में था। आज देखेंगे लोग मेरे हाथ का भी दीवाना हो जाएंगे। तभी उसी पल पहला ग्राहक आया। पहला कौर खाया ही कि तभी उसका चेहरा बिगड़ गया। ये क्या है, इतना बेकार बेस्वाद खाना? ये सुनकर दूसरा, तीसरा सब प्लेट छोड़कर जाने लगे और कुछ लोग बोले, देखो नरेश, हमें काका का मटन चाहिए। अगर उसके हाथ का मटन नहीं खिलाओगे तो हम सब कभी नहीं तुम्हारे ढाबा पर आएंगे, समझा? चलो सब यहाँ से। इतना बोलकर सब ग्राहक वहां से चले गए। दोपहर तक ढाबा खाली। नरेश की आंखों में डर उतर आया। उसी दिन एक पुराना ग्राहक समीर देवसार गांव पहुंचा। हरिदत्त को फटे ठेले के पास बैठा देखा। काका, आप यहाँ और इस हालत में? तभी हरिदत्त ने पूरी कहानी सुनाई। समीर हरिदत्त की कहानी सुनकर उसकी आंखें भर आईं। काका, आपके साथ वो नरेश ने बहुत बुरा किया है, लेकिन काका अब आप अकेले नहीं हैं, मैं भी अब से आपके साथ हूँ। आप फिर से ठेला लगाइए। अगले ही दिन देवसार की गलियों में फिर से वही खुशबू सूंघकर लोग दौड़ते आए। काका, आप वापस आ गए। चलिए अब आप जल्दी से मटन खिला दीजिए। आपके हाथ का मटन खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं। ठेले पर लिखा था, हरिदत्त का मटन, ईमानदारी का स्वाद। पीहू ग्राहकों को पानी देती और मुस्कुराती। हरिदत्त पहली बार सुकून से सांस लेते। कुछ महीनों बाद हरिदत्त बीमार पड़ गए। समीर और पीहू पास बैठे थे। हरिदत्त ने कमजोर आवाज में कहा, समीर, मेरी बेटी। तभी समीर ने हाथ पकड़ लिया। काका, आप निश्चिंत रहिए। हरिदत्त ने आखिरी बार पीहू की तरफ देखा और बोला, मेरी बहादुर बेटी। और तभी शांत मुस्कान के साथ आंखें बंद कर ली। समय बीता। ठेला अब भी चलता है। हर प्लेट में वही स्वाद। लोग कहते हैं, काका गए नहीं, वे हर निवाले में आज भी जिंदा हैं। कुछ लोग नाम छोड़ जाते हैं, कुछ दौलत, लेकिन कुछ लोग ईमानदारी छोड़ जाते हैं और वही सबसे लंबी उम्र जीती है। तो दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही लेटेस्ट नई कहानियां देखने के लिए। धन्यवाद।